हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक नए सब्जेक्ट के क्लासेस को। एंड ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए सिलेबस को, नए सब्जेक्ट को, एंड दैट इज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हम लेसन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। लेसन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ये बीकॉम ऑनर्स के जो भी स्टूडेंट है जो कि स्पेशली सेमेस्टर फर्स्ट में है, ये जो क्लासेस है उन्हीं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा आपको। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट के क्लासेस मिल जाएंगे बिल्कुल कंप्लीट प्लेलिस्ट में विद नोट्स के साथ में। तो आप इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जो भी हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे बिल्कुल NEP बेस्ड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पे ना हो सके। एंड आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम लेसन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, और हमारे लेसन नंबर 1 का नेम है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि सबसे पहले आपको मैनेजमेंट के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है, इसके फंक्शंस कौन से हैं, इनके लेवल्स किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। मतलब कि मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को लेसन नंबर 1 के थ्रू हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ क्लासेस के एंड तक ज़रूर से बने रहना। साथ ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद ड्रीम, जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे टेलीग्राम ये मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे स्टडी विद ड्रीम नेम से ही है। तो अगर आप यहाँ पे जुड़े हुए नहीं हो तो जुड़ जाना, क्योंकि सभी क्लासेस के जो नोट्स है मैं ये इसको टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। तो आपको अगर नोट्स चाहिए विद मतलब जो भी हम क्लासेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर ही डाउनलोड कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए तो प्लीज़ वहाँ पे जाके ज्वाइन ज़रूर से हो जाना। तो ये पूरा डिटेल था जो कि मुझे आपको प्रोवाइड करना था। अब स्टार्ट करते हुए अपने लेसन को, लेसन नंबर 1 को आज किस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एंड क्लासेस को डिस्कस करने से पहले प्लीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कहीं पर भी अगर आप किसी भी चीज़ को स्किप करते हो तो वहाँ से कोई ना कोई कन्फ्यूज़न हो सकता है। इस वजह से पूरी क्लासेस को कम्प्लीटली देखना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड यहाँ से स्टार्ट है हमारी क्लासेस। तो देखो, अब मैं आपके साथ में जो भी क्लासेस को शेयर करूँगी मैं विद नोट्स के साथ में करूँगी। इससे पहले जब मैं आपके साथ में कोई भी क्लासेस को शेयर करती थी तो वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, मैं डायरेक्टली वहाँ से आपको क्लासेस को देती थी। बट अब मैं आपको सारी क्लासेस नोट्स के साथ में दूँगी तो आपको और ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड होगा। तो बस स्टार्ट करते हुए अपनी क्लास को। सबसे पहले देखो, मैनेजमेंट, हमारे लेसन का नेम ही है मैनेजमेंट, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो, मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज। मैनेजमेंट का मतलब है टू मैनेज करना, किसी भी चीज़ को मैनेज करना। मैनेजमेंट का मतलब होता है पूरा प्रबंधन करना हिंदी में, और मैनेज का मतलब होता है उस चीज़ को प्रबंध करना कि किस तरीके से आप किसी काम को कितने बेहतर तरीके से उसको प्रॉपरली बिल्कुल सही तरीके से पूरा जो प्रोसेस रहता है पूरा उसको आप कितने कम्प्लीटली तरीके से करते हो, कितने अच्छे तरीके से करते हो, यही होता है हमारा मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके कोर्स में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, तो अगर आप चाहते हो कि एक ही दिन में मैं आप थोड़ा बहुत करके मतलब कुछ पेजेस करके रोज़ पढ़ोगे और सभी सब्जेक्ट को पढ़ोगे, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, कई बार आप टाइम टेबल बना लेते हो कि आपको इतने टाइम में ये पढ़ना है, इतने टाइम में ये दूसरा सब्जेक्ट को कवर करना है। तो इस तरीके से जो आप टाइम टेबल को बनाते हो वो क्या है एक्चुअल में, वो आपके स्टडी को मैनेज करने का एक तरीका है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ से कि मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जब हम अपने किसी भी काम को एक सही तरीके से करने के लिए कोई ये पूरा प्रोसेस लेके चलते हैं, एक मेथड लेके चलते हैं, जहाँ से हम अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, वही हमारा पूरा जो वर्क है वो हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये तो हो गया एक सिंपल सी एक एग्जाम्पल जो कि हमारे लाइफ से रिलेटेड था। अब हम बात करेंगे कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से है।
तो यहाँ पर देखो किस तरीके से बताया गया कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कोई भी जो फर्म है, कोई भी जो बिजनेस है, व्यवसाय है, संस्था है, वहाँ पर मैनेजमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। काफ़ी सिंपलिस्टिक वे है, मतलब काफ़ी सिंपल तरीके से बताया गया है कि मैनेजमेंट को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, कि हम अपने आर्ट का यूज़ करके, मतलब कि किस तरीके से दूसरे काम को हम डन कर सकते हैं किसी दूसरे चीज़ का यूज़ करके, मतलब कि अपने आर्ट का यूज़ करके आप अपने काम को कितने प्रॉपरली, कितने अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा डेफिनेशन। अब देखो इस डेफिनेशन को, मतलब कि मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है उसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर 4 पॉइंट को लेके चलेंगे, 1 बाय 1 चारों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट थिंग की। यहाँ पे मैं आपके साथ में 4 जो डेफिनेशन है उसको शेयर करूँगी। चारों का मतलब अलग अलग ही है, लेकिन वो चारों मिलके मैनेजमेंट को ही डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट थिंग की। जो पहली चीज़ बताई गई है यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में, कि मैनेजमेंट जो है ये जो है मैनेजमेंट, इट इज़ नॉट ओनली एन आर्ट बट ऑल्सो ए साइंस, कि आप मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ आर्ट नहीं समझ सकते, बट उसके अलावा आपको समझना पड़ेगा एज अ साइंस, कि आप मैनेजमेंट को आर्ट एंड साइंस बोथ करके चलोगे। मतलब कि आप ये समझोगे कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो कि एक गुण वाला आदमी जिसके पास में वो आर्ट है वही उसको कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी काम है जो कि काफ़ी साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। उसको हम काफ़ी ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे अपने आगे वाले क्लासेस में। यहाँ पे आप बस ये समझ के चलो कि मैनेजमेंट को यहाँ पर ना सिर्फ आर्ट बल्कि एक साइंस के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया जाता है, जहाँ पर हम अपने सब्जेक्टिव एंड क्रिएटिव एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं बिल्कुल वेरियस सिचुएशन के अंदर, कि काफ़ी सारे यहाँ पे सिचुएशन रहते हैं, काफ़ी सारे घटना रहते हैं, टाइम रहते हैं, जहाँ पर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को क्रिएटिव एप्लीकेशन और अपने सब्जेक्टिव के तौर पर यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये तो होगी हमारी पहली डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे सेकेंडली की। यहाँ पे दूसरे तरीके से बताया गया है कि मैनेजमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ ये एक टर्म नहीं है जहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा कि मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी है। इसके अलावा क्या कंसीडर किया जाएगा, क्या माना जाएगा कि जो मैनेजमेंट है यहाँ पर एक प्रोसेस को कंसिस्टिंग किया जाता है जहाँ पर वेरियस एक्टिविटीज़ है, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी सारे दूसरे एक्टिविटीज़ है जो कि मैनेजमेंट के अंदर किए जाते हैं, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया एंड कंट्रोलिंग हो गया। ये जितने भी काम है ये सारे मैनेजमेंट के अंदर किए जाते हैं, और ये जितने भी काम है जो कि मैंने आपको रीड करके बताया, इन सभी कामों को एक एक्टिविटीज़ माना जाता है और इसको एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। तो आप इन सभी एक्टिविटीज़ को एज अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के तौर पर मानोगे, मतलब कि जो ये एक्टिविटीज़ है इसको ऑल्सो कॉल्ड एज अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। तो ये 2 तरीके से डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड के, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो थर्ड डेफिनेशन है ये भी मैनेजमेंट को ही डिफाइन कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से डिफाइन कर रहा है। अब किस तरीके से कर रहा है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से पूरा इसका मीनिंग था। सबसे पहले बताया गया कि जो मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से बताते हैं कि जो मैनेजमेंट है एक डायरेक्शन लेस है, मतलब कि उसका कोई भी दिशा नहीं है, कोई भी एक डायरेक्शन नहीं जाता है कि किस तरीके से पूरे काम को एक डायरेक्शन में, एक दिशा में किया जाएगा। तो यहाँ पर इसको एक डायरेक्शन लेस, हिंदी में इसको दिशाहीन कहते हैं, कि इसकी कोई भी दिशा नहीं है, साथ ही एक ब्लाइंड एक्टिविटी मानी जाती है, जहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो ये एक डायरेक्शन लेस एंड ब्लाइंड एक्टिविटी है जो कि नो गोल एंड नो पर्पस के साथ में किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर ना तो कोई गोल है ना तो कोई पर्पस है। इस वजह से यहाँ पर हम क्या मानते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ इनकम्प्लीट, कि यहाँ पर इसको अधूरा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज सेटिंग अप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड अचीविंग दैम इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट, कि यहाँ पर मैनेजमेंट को, मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो भी उनके गोल्स है, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है उसको सेट करना, साथ ही साथ उन गोल्स को एंड उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ये पूरा हमारा ऑल अबाउट हो जाता है मैनेजमेंट का। तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके मैनेजमेंट को डिफाइन ही कर रहा है। तो आप इस डेफिनेशन के तौर पर ये नहीं मानोगे कि मैनेजमेंट एक
मैनेजमेंट के जो अभी तक हमने इसकी डेफिनेशन समझा है वो गलत है, वो भी सही है, ये भी सही है, बट इसको समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग था। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पर मैनेजमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि मैनेजमेंट जो है एक ये ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट है, मतलब कि जो मैनेजमेंट का जो पूरा काम है ये ऑटोक्रेटिक है, जहाँ पर हम अपने जर्नी को या हम मैनेजमेंट को किस तरीके से उसका जो पूरा इवैल्यूएशन है थॉट्स ऑफ प्रोसेस का, वो यहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। मैनेजमेंट इज़ डन नॉट ओनली थ्रू पीपल बट ऑल्सो विद पीपल। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा अलग है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मीनिंगफुल है। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि मैनेजमेंट को हम ये नहीं मानते कि मैनेजमेंट जो है पीपल मतलब कि आदमी के द्वारा किया जाएगा, थ्रू पीपल किया जाएगा, ये नहीं मानते हैं हम। यहाँ पर ये मानते हैं कि बट ऑल्सो विद पीपल, मतलब कि आदमी के द्वारा नहीं, विद आदमी मतलब कि विद पर्सन के साथ में इसको कंप्लीट किया जाता है। तो ये मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल लाइन था। मैं आपको फोर्थ लाइन दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि मैनेजमेंट को जो डिफ़ाइन किया गया वो इस तरीके से किया गया है कि मैनेजमेंट जो है एक ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट है, जहाँ पर हम अपने जो भी हमारी जर्नी है उसको हम किस तरीके से अंडर एस्टिमेट करते हैं, साथ में हमारा जो मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से एक वे में जाता है, और साथ में ही मैनेजमेंट जो है एक सिर्फ ये नहीं मानते कि ये पीपल के द्वारा किया जाता है, बट ऑल्सो हम ये मानते हैं कि पीपल के साथ में किया जाता है, मतलब उनके साथ हम मिल के काम करेंगे। हम मैनेजमेंट को सिर्फ ये नहीं मानेंगे कि इसे मैनेजमेंट को एक पीपल के द्वारा करवा लिया जाता है, बट हम ये मान के चलेंगे कि मैनेजमेंट आदमी पर्सन के साथ में मिल के किया जाता है। तो ये 4 डेफिनेशन थे जिसको मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया। इसके साथ में ही देखो एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड, कि जो हमारी एफिशिएंसी है मतलब कि हमारी जो दक्षता है वो क्या है, वो है हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, कि हम कितने अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल मैनर में, कि जहाँ पर एक सही मैनर में अपने काम को कंप्लीट करके एक सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ भी करेंगे और अपने काम को एक बेहतर पॉसिबल मैनर में भी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा पुट इट प्रिसाइजली इट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि यहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है उसको हम बिल्कुल प्रिसाइजली लेके चलेंगे, एक मैनर में लेके चलेंगे, जहाँ से ये भी बताया गया कि दैट इधर द आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट इज़ मैक्सिमाइड। जहाँ से देखो मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ एक लाइन में कि आपको क्या है अपने रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो इस तरीके से करना है कि आपका जो रिसोर्सेज का जो यूजेस है, अमाउंट जो यूजेस है रिसोर्सेज का वो कम से कम हो, लेकिन आपका जो आउटपुट है मतलब कि आपका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में जब किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ पर जो प्रबंधक रहते हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले जो पर्सन होते हैं या जो उस कंपनी के या फैक्ट्री के जो ऑनर रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम माल का सामग्री का यूज़ करें, लेकिन हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये क्या है, ये हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है बिल्कुल एक सही मैनर में। इससे क्या होगा कि हमारे कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कम हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से यूज़ करोगे और कम से कम वेस्टेज करोगे तो वहाँ से कॉस्ट तो हमारी कम हो ही जाती है। तो ये था हमारा सेकंड गोल ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पर हमारा जो मैनेजमेंट है वो हैंड इन हैंड होता है। हैंड इन हैंड का मतलब है कि हाथों, मतलब कि हर एक काम देखो एक पर्सन के द्वारा ही कम्प्लीटली नहीं किया जाता। मान लो कोई काम है, उसको पहले फर्स्ट पर्सन कुछ ना कुछ काम करेगा, फिर वो उसको सेकंड पर्सन को देगा, सेकंड पर्सन भी अपनी स्किल का यूज़ करके, अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करके कुछ ना कुछ काम को करेगा, देन उसके बाद में फिर वो तीसरे पर्सन को देगा। इस तरीके से पूरा जो काम है वो काफ़ी सारे पर्सन के द्वारा मिलकर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो काम है वो हमारा हैंड इन हैंड होता है। लेकिन यहाँ पर देखो साथ में बताया गया है कि द गोल ऑफ मैनेजमेंट इन जनरल टू अचीव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, कि हमारा जो मैनेजमेंट का जो गोल है, एक तरीके से हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि हम अपने काम को बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ में बिल्कुल इफ़ेक्टिव तरीके से अपने काम को कर सके और सभी चीज़ों को अचीव कर सके। तो ये पूरा हमारा पॉइंट था।
इसके साथ में देखो हमने सारे पॉइंट को एनालाइज कर लिया मतलब कि पूरा विश्लेषण कर लिया। यहाँ से आप कंप्लीटली और कॉम्प्रिहेंसिव वे में क्या समझ सकते हो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट एंड साइंस है ऑफ गेटिंग थिंग्स, कि चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप मैनेजमेंट को एक आर्ट एंड साइंस के तौर पर लेके चलते हो, जहाँ पर आप डन करते हो अपने सारे काम को विद एंड थ्रू अदर्स, मतलब कि खुद भी करते हैं और दूसरे आदमी के साथ में मिलकर भी करते हैं हम। विद एंड ओवरऑल हम क्या मान सकते हैं कि पर्पस ऑफ अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कि हमारा जो मेन पर्पस रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, मेन गोल जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने काम को बिल्कुल इफ़ेक्टिव तरीके से, बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ में उसको कंप्लीट कर सके। तो इस वजह से मैनेजमेंट को आर्ट भी माना जाता है एंड साइंस भी माना जाता है। तो यहाँ तक की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के मीनिंग के समझा है। सो आई होप टिल नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी सिंपल तरीके से हमने डिस्कस किया है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट का जो नेचर है, स्वरूप है, प्रकृति है, वो किस तरीके से है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, यहाँ पर इस लाइन के थ्रू हम ये समझेंगे कि मैनेजमेंट को साइंस के रूप में भी जाना जाता है और साथ ही इसको एक आर्ट के रूप में भी जानते हैं। अब दोनों को किस तरीके से जाना जाता है या किस तरीके से इनको कंसीडर किया जाता है, वो हम इनके कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ पर एक लाइन है, देखो, मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन, मतलब कि मैनेजमेंट में जो भी काम है काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में, काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। यहाँ पर दो वर्ड्स हमें जानने को मिलते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ड है वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड द सेकंड वन इज़ वर्ल्ड ऑफ आर्ट, कि जो मैनेजमेंट को वर्ल्ड ऑफ साइंस के रूप में किस तरीके से माना जाता है एंड वर्ल्ड ऑफ आर्ट के रूप में क्यों माना जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में, कि ये जो वर्ड है ये किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, वर्ल्ड ऑफ साइंस जो है ये बेस्ड है हमारे एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर, हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर। इस लाइन का मतलब क्या है कि देखो, मैनेजमेंट वैसे तो एक काम है, एक प्रक्रिया है, पूरा एक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर जितने भी काम किए जाते हैं एज हम साइंटिफिक तरीके से अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, काफ़ी सारे फील्ड में अलग अलग जो काम किए जाते हैं। मान लो कोई काम फर्स्ट टाइम किया जाना है तो वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ही माना जाएगा। काफ़ी सारे हमारे पास में फैक्ट्स एंड फिगर्स रहते हैं जिसको यूज़ करके हम मैनेजमेंट के काम को कंप्लीट करते हैं। एंड इसके साथ में जो हमारा गोल रहता है, हमें मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल ऑफ साइंस इज़ टू अचीव परफेक्शन। और जो साइंस के रूप में अगर हम माने, मैनेजमेंट का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि उनका जो भी अचीवमेंट है, मतलब कि उनका जो काम है उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, वो है अचीव परफेक्शन के साथ में, कि जो भी काम है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्शन के साथ में होना चाहिए। और साइंस के थ्रू, मतलब कि साइंटिफिक रूप से जब आप सारे काम को कंप्लीट करोगे इन मैनेजमेंट, तो यहाँ पर हमारा जो आउटकम्स निकलेगा, मतलब कि हमारा जो रिज़ल्ट निकलेगा वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली रहेगा और साथ ही वो यूनिवर्सल, एप्लीकेबल एंड एक्सेप्टेबल माना जाएगा। इस लाइन का मतलब ये है कि साइंटिफिक तरीके से अगर हम जिस काम को करेंगे और वो काम बिल्कुल सही है तो उसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल मानेंगे, उसको हर जगह अप्लाई किया जाएगा और साथ ही उसको हर जगह एक स्वीकृति मिलेगी, मतलब कि एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो ये था हमारा वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट है, अभी हमने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा, दो वर्ड्स है यहाँ पे, वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड द सेकंड वन इज़ वर्ल्ड ऑफ आर्ट। तो वर्ल्ड ऑफ साइंस को तो हमने समझ लिया यहाँ पे, जहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर जो वर्ल्ड ऑफ साइंस में बेस्ड है ये एक्सपेरिमेंटेशन के, फैक्ट एंड फिगर्स के, और यहाँ पे जो गोल रहता है वो ये रहता है कि सभी काम को परफेक्शन के साथ में अचीव करना। हमारा जो भी आउटकम्स है, जो भी रिज़ल्ट है, वो बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए ताकि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सके, एक्सेप्टेबल हो सके। इसके बाद में हम वर्ल्ड ऑफ आर्ट के बारे में देखें तो यहाँ पर जो बिल्कुल जो काम है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल अपोजिट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि देखो, जहाँ साइंस में सभी काम जो है साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, बिल्कुल साइंस में जिस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है काम को उसी रूप में किया जाना है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड ऑफ आर्ट की यहाँ पे डिस्कस करें, इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पर अपोजिट है।
क्यों है? क्योंकि देखो आर्ट के अंदर हम अपनी कौशल का, हम अपनी क्षमता का, हमारे अंदर जो इंटेलिजेंसी है, हमारे अंदर जो गुण है, हम उसका यूज़ करके मैनेजमेंट के काम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम साइंटिफिक तरीके से नहीं चलते, इस वजह से इसको अपोजिट माना गया है साइंस के। और यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं रहता रिजिडिटी के लिए और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, और एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब हो गया अगर हम किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब अगर कोई काम हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि काम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पर इसका कोई भी प्लेस नहीं रहता है, क्योंकि आर्ट में आप अपने कौशल का, अपने गुण का, अपने क्षमता का यूज़ करोगे, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को नहीं लिया जाता है। इसके साथ में ही देखो आर्ट जो है वो पूरी कम्प्लीटली तरीके से ऑल अबाउट है क्रिएटिविटी के, हमारी थिंकिंग के एंड हमारी इमेजिनेशन के। इसके साथ में ही जो आर्ट है ये एक तरीके से डिफ़ाइन नहीं करता है, और साथ ही ये एक्सेप्ट भी नहीं करता है एक परफेक्ट आउटकम को। क्योंकि देखो आर्ट जो है, हमने पहले इस चीज़ को देखा कि ये साइंस के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कामों को साइंटिफिक तरीके से नहीं किया जाता है। अगर काम को साइंटिफिक तरीके से नहीं करेंगे तो ये डिपेंड हो जाएगा हमारे आर्ट के ऊपर। अब किसी व्यक्ति में कितना आर्ट है, किस तरीके से वो अपने आर्ट का यूज़ करता है, वो तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो उस व्यक्ति ने सही तरीके से नहीं किया काम को, अपने आर्ट का सही रूप में यूज़ नहीं किया, तो उसका जो आउटकम्स है वो बिल्कुल परफेक्टली नहीं दिखेगा, उसका जो रिज़ल्ट है वो परफेक्ट नहीं आ पाएगा। इस वजह से यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एक परफेक्ट आउटकम्स को। तो ये पूरे हमारे 2 वर्ड थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया। सो नाउ फाइनली वी कैन से दैट कि आर्ट जो है वो प्रमोट करता है क्रिएटिविटी को और ब्रेक करता है यहाँ पे कठोरता को, मतलब कि रिजिडिटी को। और अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस हमारा प्रमोट करता है एक वास्तविकता को, मतलब कि जो एक वास्तव में जो एप्लीकेबल है, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ में ला सकते हैं, और साथ में जो हमारा आउटकम्स होता है वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ में होता है। तो ये था हमारा वर्ल्ड ऑफ आर्ट और वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि हमने पहले इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया है कि जो मैनेजमेंट के अंदर जो पूरा प्रोसेस है, इसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये पूरी जो एक्टिविटीज़ है, पूरा जो ये 4-5 एक्टिविटीज़ जो कंप्लीट किया जाता है मैनेजमेंट के अंदर, इसको कहा जाता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम काफ़ी ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, ये जितने भी काम हैं इनको 1 बाय 1 कंप्लीट किया जाता है, मतलब कि डन किया जाता है 1 आफ्टर। जैसे कि एक काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अनदर करेंगे, तो 1 बाय 1 सारे काम को यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब ये है कि काम को बिल्कुल सिस्टम तरीके से, जैसे कि 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम प्लानिंग को कंप्लीट करेंगे, जैसे ही प्लानिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा हम ऑर्गेनाइजिंग का काम करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम स्टाफिंग का काम करेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो हम डायरेक्टिंग का काम करेंगे, और डायरेक्टिंग का काम भी कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोलिंग का काम किया जाएगा। तो ये एक तरीके से 1 बाय 1 किया जाएगा। हम डायरेक्टली कंट्रोलिंग पे नहीं आ सकते या हम सीधे डायरेक्टिंग पे नहीं आ सकते। कहने का मतलब ये है कि सिस्टमेटिक तरीके से काम को कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी फंक्शंस है, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि देखो प्लानिंग में क्या किया जाता है। प्लानिंग जो है हमारा ऑल अबाउट है हमारे फ्यूचर के बारे में, जहाँ पर हम एक तरीके से अपने फ्यूचर को देख के फ्यूचर के बारे में प्लान कर लेते हैं, दैट इज़ प्लानिंग। इसके बाद में जैसे ही प्लानिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम हो जाता है कि हमने जो भी चीज़ को प्लान किया उसको अपने एक्शन में लेके आए, मतलब कि उसके लिए अब हम तैयार होके काम को करना शुरू कर दें। सिर्फ प्लानिंग तक ना रखें, मतलब कि अपने प्लानिंग को एक कागज़ पर लिख के ना रखें, बल्कि उसको एक एक्शन में लेके आए, उसके लिए हम रेडी हो जाए बिल्कुल काम को स्टार्ट करने के लिए। तो ये आ जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, जहाँ पर हम सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं। और यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजिंग में काम को जो कंप्लीट किया जाता है वो ये है कि यहाँ पर रेफर्स किया जाता है कलेक्टिंग ऑल द रिसोर्सेज, कि मैनेजमेंट के अंदर आप जो भी रिसोर्सेज को यूज़ करोगे ये डिपेंड करेगा आपके वर्क के ऊपर कि आपका कैसा काम है कैसा नहीं, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा हमारे रिसोर्सेज। तो मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए कि हमारे रिसोर्सेज में हमारे मैन मटेरियल और मनी आ गया, कि यहाँ पर हमें काफ़ी सारे वर्कर चाहिए, काफ़ी सारे लेबर्स जो है, काफ़ी सारे पोस्ट पे अलग अलग व्यक्ति हो गए, ये सभी चाहिए। जो भी सामान हमें यूज़ करना है अपने मैन्युफैक्चरिंग में या जिस भी तरीके से हमारा काम है
उसमें जो भी हमें सामान चाहिए, और साथ साथ ही मनी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके विदाउट में किसी भी काम को हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं इन सभी को जब हम कलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, और ये सारा काम भी यहाँ पर अरेंज किया जाता है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये लाइन आपको हर जगह दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ये एक तरीके से हमारा परफेक्शन का एक काम करने का एक तरीका है, जहाँ पर हम अपने सारे काम को सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारा जो आउटकम्स है, वो एक पॉजिटिव तरीके से आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया डायरेक्टिंग। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमने काम को प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, एंड इसके बाद में जब हमारा जो भी एक्टिविटीज़ है उसको हमें ट्रैक पे लेके आना है। ट्रैक का मतलब क्या है? जैसे कि आप देखोगे एक रेलवे का एक ट्रैक बना हुआ, जिस पे रेलवे जो है, मतलब जो रेल है वो बिल्कुल लाइन से अपनी पटरी पे ही चलेंगे, उससे नीचे नहीं उतरेंगे, अपने एक रास्ते पे ही चलेंगे। तो सेम इसी तरीके से किसी कंपनी के अंदर, किसी भी फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर मान लो जितने भी एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ को हमने डिफ़ाइन कर लिया, पूरा प्लान कर लिया, सब कुछ हो गया, अब उसको ट्रैक पे लेके आना है ना, कि सारे काम को वन बाय वन किस तरीके से कंप्लीट करना है। यही कहलाता हमारा कि एक्टिविटीज़ जो है उसको ट्रैक पे लेके आना। यहाँ पर हम एक तरीके से डन कर लेते हैं कि हमारा जो भी एक्शन है उसको हम बिल्कुल अपने प्लानिंग के अंडर लेके आएंगे। मतलब कि हमने जिस तरीके से प्लान किया था, हमें अपने सारे एक्टिविटीज़ को एक ट्रैक पे लेके आना, जहाँ पे हमारे सारे काम जो है वन बाय वन बिल्कुल जिस तरीके से हमने डिसाइड करा है बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग, और ये सबसे लास्ट वाला काम है, जहाँ पर देखो सभी एक्टिविटीज़ अपने अपने रास्ते पे चल रहे, जिस तरीके से हमने डिसाइड किया था, प्लान किया था, हमारा सारा काम उसी तरीके से चल रहा है। तो अब उस पर कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ सारा काम बिगड़ भी सकता है। काफ़ी सारे वर्कर्स भी ऐसे हो जाते हैं, या काफ़ी सारे ऐसे काम भी हो जाते हैं जो कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं। तो उस कंडीशन में कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, अदरवाइज़ वो काम जो है सही तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग में अंदर हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमारे प्लानिंग के अंदर हमने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया था, एक्चुअली में उसको हम डायरेक्टली रिलेटेड करेंगे अपने प्लानिंग के साथ में, कि हमने जिस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट टाइम में, मतलब कि प्लानिंग के अंदर हमने जिस भी चीज़ को डिसाइड किया है, हम कंट्रोलिंग के अंदर ये देखेंगे कि प्लानिंग में हमने जो भी चीज़ को डिसाइड किया था क्या सारे काम उसी तरीके से चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे और अपने काम को एक सही तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा था हमारा प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो हमारा पूरा जर्नी है कि इवोल्यूशन का, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी जो कंपनी है, वो टाइम के अकॉर्डिंग जैसे ही बढ़ती हुई चली जाती है, मतलब उसका जो एक स्केल है या उसका जो साइज़ है, या हम बोल सकते हैं कि कोई कंपनी पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल काफ़ी छोटे लेवल से उन्होंने स्टार्टिंग करी थी, बट आज के टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो ये क्या है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की यहाँ पर नीड आने लगी। जैसे हमने रियलाइज़ किया इसके साथ साथ में कि अब हमें ज़्यादा चीज़ों की नीड है। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, हम अपने एरिया का पूरा देखते हैं कि हमारे मैनेजमेंट के अंदर किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही क्या है कि अपने सारे काम को परफेक्टली कंप्लीट करना, और जो भी रिसोर्सेज की नीड है उसको कम्प्लीटली लेके आना, उसको साथ में, मतलब कि काम को कंप्लीट करने के लिए सारी चीज़ों को हमें उपलब्ध करवाना है। तो मैनेजमेंट में इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं मल्टी डायमेंशनल के अंदर, कि जो भी हमें चीज़ों की ज़रूरत है, नीड है, उन सभी को हम रियलाइज़ करें, मतलब कि हम जाने कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है और उसको अपने मैनेजमेंट के अंदर लेके आए, ताकि हमारा जो एक काम है वो बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट किया जाएगा सही तरीके से। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है डायनेमिक। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में देखोगे आप टाइम टू टाइम क्या आप हर एक दिन उसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है इसमें काफ़ी सारे एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सारे नीड रहते हैं जहाँ पर हमें एडजस्ट करना पड़ता है, काफ़ी सारे चेंजेस लेके आने पड़ते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल जो मैनेजमेंट है या जो एक मैनेजर है वो क्या करेगा, उसका जो स्टाइल है वो डायनेमिक रहेगा और अडेप्टिव रहेगा और फ्लेक्सिबल रहेगा। मतलब कि डायनेमिक का मतलब ये हो गया कि वो एक हर एक तरीके से वो पर्सन जो है, जो मैनेजर कहलाएगा, जो मैनेजमेंट का काम करेगा,
वो हर एक तरीके से काम को कंप्लीट करने में परफेक्ट हो पाएगा। सारे चेंजेस को या जो भी उसको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा उन सभी चीज़ों के लिए पहले से ही रेडी रहेगा, जिसको हम कहेंगे अडेप्टिव रहेगा वो पर्सन, कि जैसे ही कोई चुनौती आई है, जैसे ही कोई उसके सामने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी एक नया काम आ रहा है, उसको अडेप्ट कर सके, उसको उसके अकॉर्डिंग काम को कर सके। और साथ में वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जिस भी तरीके से उसको करना पड़े वो उसको करे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कोई पर्सन है जो मान लो कोई बड़ा सा काम है जिसको करने के लिए वो रेडी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैनेजमेंट है इसके अंदर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम काम को अपने टाइम के अकॉर्डिंग या काम के अकॉर्डिंग उसमें बार बार परिवर्तन मतलब कि चेंजेस लेकर आ सके। तो इस वजह से मैनेजमेंट का जो ये नेचर है वो डायनेमिक है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक पार्ट हो जाता है हमारा डायनेमिक सिस्टम का। यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है हमारे बिजनेस का जो भी पर्यावरण है, यहाँ पे जैसे जो भी चेंजेस है वो चलते जा रहे हैं। ये जो भी हमारे अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी हमारे थ्रेट्स है, थ्रेट्स का मतलब हो जाता है चुनौती हो गया, जो भी हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ है इन सभी को लेकर चलना होता है, इनमें ऑपरेट करना होता है, मतलब कि बिज़नेस को इसके अकॉर्डिंग ही लेकर चलना होता है। क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ये नीड्स करते हैं, मतलब कि यहाँ पर आवश्यकता रहता है कि अपने बिजनेस का या अपने कंपनी का, अपने पूरा जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसके पर्यावरण का स्कैन कर सके और साथ साथ ही उसको लगातार बिल्कुल लगातार तरीके से उसको मॉनिटर करता रहे। मतलब मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि उसको उसके अकॉर्डिंग काम को कर सके, मॉनिटर कर सके, एक तरीके से कंट्रोल कर सके, सारे काम को परफेक्टली वो लेकर चल सके और एनालाइज कर पाए अपने एनवायरनमेंट का केयरफुली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चल रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है या जो भी फाइट्स है उन सभी से सामना करके एक बेहतर टाइम को अपने लिए लेके आ सके। और मैनेजमेंट जो है इस वजह से यहाँ पर डायनेमिक माना जाता है। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 5th पॉइंट, कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे कि देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में काफ़ी सारे काम है हमारे जो कि डिपिक्टेड तरीके से क्लिनिकली मैनर में कंप्लीट किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जितने भी काम है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार तरीके से चलना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में काफ़ी सारे काम किए जाते हैं, तो ये सारे काम जो है जैसे ही एक काम कंप्लीट होता है वैसे ही दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, यही पूरा फंक्शन होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था प्लानिंग किया जाता है, फिर प्लानिंग कंप्लीट होगा तो ऑर्गेनाइजिंग का होगा, ऑर्गेनाइजिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो ये एक तरीके से कंप्लीट किया जाता है, 1 बाय 1 कंप्लीट किया जाता है। तो इस तरीके से जो काम है बिल्कुल कंटिन्यूस तरीके से चलता ही रहता है, निरंतर चलता रहता है। यहाँ पर जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जैसे कोई काम कंप्लीट होता है, बिल्कुल जैसे ये काम कंप्लीट होगा वैसे ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो काम जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, लगातार चलते ही रहते हैं। एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव, जब तक कोई भी कंपनी सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब जब तक वो कंपनी चल रही है तब तक यहाँ पे मैनेजमेंट का जो काम है बिल्कुल चलता ही रहता है, बंद नहीं होता है। क्योंकि जब कंपनी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो और सारे काम को कंप्लीट किया जा रहा है, तो हर एक काम तो चलता ही रहेगा, किसी काम का तो बंद हो नहीं सकता जब तक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हो जाती। तो इस वजह से यहाँ पर निरंतरता का गुण पाया जाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट 6th पॉइंट, द नेक्स्ट परवेसिव। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि देखो मैनेजमेंट आज के टाइम में प्रेजेंट है और साथ साथ ही इसकी जो आवश्यकता है, नीडेड है, ये एवरीवेयर है, स्टार्टिंग से लेके और जब तक हमारा काम चलता रहता है, चाहे कोई पर्सन उसको इंडिविजुअली करे, मतलब कि अकेला करे, चाहे उसको ग्रुप के साथ में कंप्लीट करे, किसी भी तरीके से काम को कंप्लीट करे, ये काम के ऊपर डिपेंड करता है कि इसे कोई अकेला व्यक्ति भी कर सकता है या ग्रुप में कर सकता है, लेकिन ये हर जगह इसकी नीड है और ऑर्गेनाइजेशन में मतलब चलता ही रहता है। चाहे एक नेशन की बात करें, एक देश की बात करें, चाहे पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर कोई कंपनी है, अगर कोई संस्था है, मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर है जो व्यापक का गुण पाया जाता है। परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, कि हर एक जगह इसकी ज़रूरत है, हर जगह इसका यूज़ किया जाता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज़ प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसके साथ में ही जो मैनेजमेंट का जो पूरा काम है ये मैनेजमेंट के हर एक लेवल्स पे ज़रूरी है। अब लेवल्स क्या होता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट के 3 स्तर, मतलब कि 3 लेवल पाए जाते हैं, टॉप लेवल का और मिडल लेवल का और सबसे नीचे वाला जो निम्न स्तर होता है जिसको हम बोलते हैं लोअर लेवल। तो तीनों ही लेवल पे यहाँ पर मैनेजमेंट का काम जो है ज़रूरी रहता है। सब जगह मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है। काम करने का जो तरीका रहता है या काम करने का जो भी राइट्स रहते हैं, जो भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, वो लेवल्स के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है यहाँ पे हर एक लेवल पे चाहिए,
हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो परवेसिव है, इसको सभी जगह चाहिए, चाहे कोई एक देश के अंदर कोई कंपनी है, चाहे कोई विदेश में है, चाहे किसी भी लेवल पे काम किया जा रहा है, मतलब कि एक ऊपर से लेके नीचे तक में हर एक जगह जो है मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा गोल ओरिएंटेड, मतलब कि अब जब मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है तो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के बेस पे किया जा रहा है, किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो अपना फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर हम पुट करते हैं अपने मैनेजमेंट के अंदर कि जो भी चीज़ों को हमने यहाँ पे सेटअप किया है वो हमारा किसी न किसी तरीके से हमारे गोल्स के साथ में, हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ में रिलेट हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को सेट करते हैं, किसी भी काम को पूरा सेटिंग अप कर लेते हैं, उनका जो मेन मकसद रहता है, मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है वो हमारे गोल को अचीव करना रहता है। बिना किसी गोल के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव को हम किसी काम को क्यों कंप्लीट करना चाहेंगे। एंड साथ में यहाँ पे लिखा भी गया कि मैनेजमेंट जो है विदाउट गोल एंड विदाउट ऑब्जेक्टिव के नहीं होता है। यहाँ पर हमारा जो भी काम है वो बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ में, इफ़ेक्टिवनेस के साथ में हमारे जो भी गोल है वो हमारे मैनेजमेंट के अंदर कंप्लीट किया जाता है। क्योंकि ये हमारा दो मेन एक तरीके से गोल हो जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो भी काम है, जो भी मैनेजमेंट के अंदर काम है, उसको हम अपनी एफिशिएंसी का पूरा यूज़ करके अच्छे तरीके से करें और हमारा जो भी काम है वो बिल्कुल प्रभावशाली तरीके से, मतलब इफ़ेक्टिव तरीके से हमें एक तरीके से कंप्लीट मैनर में मिल सके। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा गोल ओरिएंटेड है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब होता है समन्वय, कि मैनेजमेंट के अंदर हमारे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं। सारे एक्टिविटीज़ को अभी हमने डिस्कस किया है, लेकिन जितने भी एक्टिविटीज़ रहते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं, मतलब कि आपस में वो कनेक्ट रहते हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट के अंदर सारे काम एक दूसरे से रिलेट हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट का पूरा एक तरीके से सर्कल बन जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो भी काम है एक तरीके से पिलर चाहिए हमें यहाँ पे इन सभी कामों के बीच में कोऑर्डिनेशन का। क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, देखो मान लो कि किसी कंपनी में 4 वहाँ पे डिपार्टमेंट है और चारों का काम जो है एक दूसरे से रिलेट है, लेकिन चारों डिपार्टमेंट के बीच में अगर उनका रिलेशन सही नहीं रहेगा, मतलब काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, मैनेज करने का तरीका, तो वहाँ पर क्या है, काम बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा। बट उन्हीं 4 डिपार्टमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, अगर समन्वय बना रहेगा, तो उनके बीच में रिलेशन काफ़ी बेहतर रहेंगे, सारे आउटकम्स काफ़ी अच्छे आएंगे, काफ़ी मतलब काम को काफ़ी ईजी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे एक दूसरे के हेल्प के साथ में। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कोऑर्डिनेशन को बना के रख सके जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में, और साथ साथ ही हमारे रिसोर्सेज जो है इससे क्या होगा, बेहतर तरीके से ऑर्डर में जा पाएगा। मतलब कि जिस भी तरीके से हमने डिसाइड कर रखा था अपने प्लानिंग के अंदर, हमारे सारे काम जो है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, कोऑर्डिनेट करते रहेंगे वर्कर के साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये पूरा था हमारा कोऑर्डिनेशन के बारे में। इसके साथ ही हमारा पूरा ये कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ जितने भी पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ से देखो हमारा पूरा टॉपिक था। सबसे पहले हमने ये देखा फर्स्ट पॉइंट में बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट है कि यहाँ पर मैनेजमेंट को साइंस के साथ में आर्ट भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड वर्ल्ड ऑफ आर्ट दोनों की जो फीचर है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद हमने सेकंड देखा प्रोसेस। इसमें एक तरीके से हमारा जो पूरा काम है, एक्टिविटीज़ है, वो यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट किया जाता है। सभी का काम एक दूसरे के साथ में मिलते हुए चलते हैं। मल्टी डायमेंशनल होता है, जहाँ पर हमारा जो पूरा जर्नी है, जिस भी तरीके से बिजनेस बढ़ती हुई चली जाती है वैसे वैसे हमारे रिसोर्सेज, हमारे काम भी बढ़ते हुए चले जाते हैं। डायनेमिक रहता है, सभी जगह व्यापक रहता है, सभी स्तर पे चाहिए, सभी डिपार्टमेंट में चाहिए, हर एक जगह जो मैनेजमेंट का एक तरीके से नीड है। इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर जो काम है हमारा पूरा कंटिन्यूस है, लगातार चलता रहेगा, कहीं पे भी रुकेगा नहीं, क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमारा एक तरीके से ऐसा चलने वाला काम है
जो कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर स्टार्ट किया है तो जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाता तब तक उस काम को कंप्लीट करते हुए रह के चलना में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट परवेसिव होता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट चाहे एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए, ग्रुप के द्वारा किया जाए, किसी भी तरीके से किया जाए, लेकिन एक देश के अंदर, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी जगह इसकी ज़रूरत है। और आज के टाइम में हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में इसको चाहिए ही चाहिए। गोल ओरिएंटेड होता है, जहाँ पर हम अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को लेके चलते हैं। हमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है अपने समन्वय के अंदर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना हमारे जो काम है वो एक इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा। तो हमने 8 पॉइंट को डिस्कस किया। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस कॉन्सेप्ट में हम अपने मैनेजमेंट के जो भी काम किए जाते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे स्टेप को। सबसे पहले देखो, अभी तक की क्लास में मैंने आपको कई बार इस नाम का जिक्र भी किया, मैंने कई बार बताया आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इस 5 को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन अभी तक की क्लास में हमने इसको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में डिस्कस किया, बट यहाँ पे ये पूरा ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम काफ़ी ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले हमने इसको डिस्क्राइब थोड़ा सा कर ही लिया था कि यहाँ पर 5 मेन फंक्शंस जो है इन्वॉल्व किए जाते हैं। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हो गया। तो ये कहलाता हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये पूरा यहाँ पे मैंने इस तरीके से PDF यहाँ पे अटैच कर दिया था। अब देखो, वन बाय वन सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले है प्लानिंग। प्लानिंग को हिंदी में हम क्या कहते हैं? नियोजन या योजना, जिसको हम अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो प्लानिंग का मतलब हो गया कि किसी भी तरीके से अपने किसी भी काम के लिए प्लान कर लेना, कि पहले से उसके बारे में सारी व्यवस्था कर लेना कि हमें किस काम को कैसे, किस तरीके से, कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे। ये पूरा जब हम पहले से ही सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा प्लानिंग के अंदर। हम डेली लाइफ में भी काफ़ी सारे प्लानिंग करते हैं, चाहे हमारे स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे घर का कोई भी हो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी भी तरीके से कोई भी बातचीत हो, हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है, तो आप पहले से ही तैयारी कर लोगे, पहले से आप सोच लोगे कि आपको किस तरीके से वन बाय वन अपने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा प्लानिंग ही तो है, लेकिन आप इस अपने प्लानिंग को स्टडी में यूज़ कर रहे हो। सेम इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी प्लानिंग को कंप्लीट किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट काम है हमारा, इसलिए इसको फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? अपने लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि अपने फ्यूचर तक के लिए अपने सारे चीज़ों को यहाँ पर हम सेटिंग कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया हमारा लॉन्ग टर्म के लिए जो भी काम काज है या शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों को ही हम डिसाइड करते हैं। लेकिन डिसाइड जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम जो भी चीज़ों को डिसाइड करेंगे उसको जब हम जाके एक्शन में लेके आएंगे तो वो जो काम है वो हम इस तरीके से कर पाए ताकि वो पॉसिबल हो सके कि हम उसको अपने एक्शन में लेके आ सके। कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम किसी भी काम के लिए बस प्लानिंग कर लेंगे, कागज़ पे हर एक तरीके से प्लानिंग को बना लेंगे, बट जब टाइम आएगा उसको एक्शन में लेने का, उसके लिए काम करने को, तैयार होने के लिए, रेडी होने के लिए, तो वहाँ पर हम सोचें कि नहीं ये काम तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो प्लानिंग है, चाहे हमारे लॉन्ग टर्म के लिए रहे, चाहे हमारे शॉर्ट टर्म के लिए रहे, हमें इस तरीके से डिसाइड करना है ताकि जब हम उसको एक्शन में लेके आएंगे तो बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल तरीके से हो पाए और हम अपने काम को अचीव कर सकें। इसके साथ में हम अपने फ्यूचर के बारे में लेके चलेंगे कि हमारे फ्यूचर में जो भी काम है उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम रिड्यूस करेंगे, मतलब कम करेंगे अपने अनसर्टेनिटीज़ को, मतलब कि जो काम ऐसा है जो कि असंभावित हो सकता है या मान लो उसका होना ना होना हमारे फ्यूचर के ऊपर डिपेंड हो जाता है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा प्लानिंग के थ्रू कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्योंकि मान लो जो काम नहीं कर सकते उसके लिए पहले ही थोड़ा सा सोच लेंगे कि अगर ये थोड़ा सा भी पॉसिबल हो पाए कि अगर हम उसको कर सकें तो हम उसके लिए प्लान कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पूरे संभावनाओं को भी देखते हुए चलेंगे और जो भी हमारा फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसको हम डायरेक्शन में लेके आ सकेंगे। तो ये हमारा पूरा आ जाता है प्लानिंग के अंदर। इसके साथ में ही देखो एक साउंड प्लान रहता है यहाँ पर, विच इज़ यहाँ पर हम अपना मतलब जो भी प्लान को लेके चलेंगे वो बिल्कुल क्लियरली हमारा हो सके, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से, और हमारा बिल्कुल रीज़नेबल होना चाहिए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम बाउंडिंग के साथ होना चाहिए कि हम अपने प्लान में ये भी डिसाइड कर लेंगे कि हमारा जो पूरा प्लानिंग है उसके अंदर जो भी हमने एक्टिविटीज़ को सेट किया या जो भी हमने एक्टिविटीज़ को वहाँ पे प्लान किया है
वो एक टाइम के अंदर ही हो सके। इसके साथ में ये इसलिए वजह से इसको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम कहते हैं। और रेस्ट ऑफ द फंक्शंस एंड देयर एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द प्लानिंग इटसेल्फ। और जैसे जैसे काम चलता रहता है हमारा जो प्लानिंग का पूरा प्लानिंग का जो पूरा सिस्टम है या जो भी चीज़ को हमने सेट किया था वो वन बाय वन अपने तरीके से ही चलता रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्लानिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वजह से इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अभी अभी देखो हमने सारे लाइन को डिस्कस किया है कि ये हमारे एक तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाते हैं, जहाँ पर हम फ्यूचर के लिए सारे प्लानिंग करते हैं, सारे काम को पॉसिबल तरीके से सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, साथ में हम अपने एक्शन में लेके आ पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सारी पॉसिबिलिटीज़ को भी यहाँ पे देख लेते हैं। जो भी काम जो हमारे फ्यूचर के ओरिएंटेड हो जाते हैं उनके लिए एक डायरेक्शन बना के चलते हैं। तो ये हमारा पूरा प्लानिंग के अंदर हो जाता है। इसको फर्स्ट एंड प्राइमरी वर्क माना जाता है, इस वजह से इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, ये हमारा सेकंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मैनेजमेंट में हमने प्लानिंग के अंदर जो भी काम को हमने सोचा था, समझा था, अब हम उसको एक्शन में लेके आ पाएंगे। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजिंग है एक्चुअल में इसका जो डेफिनेशन है वो यही है कि प्लानिंग को इनटू एक्शन में लेके आना। जब आप अपने प्लानिंग को एक्शन में लेके आओगे तो वो वहीं से जो हमारा काम है वो हमारे ऑर्गेनाइजिंग का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सारे काम को अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज रहते हैं, जिस भी रिसोर्सेज की रिक्वायर्ड रहती है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फुलफिलमेंट करते हैं। एक तरीके से फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि हमें जिस भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको हम एक तरीके से अचीव करते हैं, उसको लेकर आते, चाहे हमें परचेज़ करना पड़े, चाहे जिस भी तरीके से हमें मिल सके हम उसको लेके आते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने फर्म के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसा प्लानिंग में लेकर चलते हैं कि हमें अपने कंपनी के अंदर काम करने के लिए 50 वर्कर चाहिए, तो एक्चुअल में 50 वर्कर की व्यवस्था करना भी तो एक काम ही हो गया ना। तो ये हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, जहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। और इस स्टेज पे हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा टास्क है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज है इसको हम एलोकेटेड करते हैं अपने टास्क के साथ में। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने क्या समझा कि यहाँ पर हमारा एक तो सेकंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो जाता है, जहाँ पर हम अपने प्लानिंग को अपने एक्शन के अंदर लेके आते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अरेंज करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने सारे रिसोर्सेज को जो भी हमें रिक्वायर्ड है, जो भी आवश्यकता है, नीड है, उसको हम फुलफिलमेंट करते हैं और उसको लेकर आते हैं, एक तरीके से उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। इसके साथ में जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, जो भी हमारे अथॉरिटी रहते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मतलब कि जितने भी पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे सभी को उनका रोल, उनका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उनको बता दिया जाता है। उनके पास में जो भी अधिकार है, अथॉरिटी है, वो भी उनको बता दिया जाता है कि आपके पास में ये अथॉरिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका रोल है। सभी व्यक्ति को इस चीज़ को डिफाइन कर दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि सभी व्यक्ति को पता रहता है कि उन्हें किस काम को किस तरीके से करना है, उनके पास में क्या राइट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा या क्या उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने काम को कर पाएंगे। और जो भी हमारा बैलेंस रहता है, द बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ रोल्स मार्क्स द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। कि यहाँ से हम क्या देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल एक अकेला व्यक्ति, उसके पास में जो भी अथॉरिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलेगा कि उसको इस अधिकार का यूज़ करना है, ये उसकी उत्तरदायित्व है, मतलब कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किस काम को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे नहीं। और उसके साथ में उसको कुछ अधिकार भी देंगे, उसका जो भी रोल्स रहेगा वो बिल्कुल क्लैरिटी रहेगा। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारा पूरा जो है सेट कर लिया जाता है ताकि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फंक्शन है, जो भी काम है, वो बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ में कंप्लीट हो सके। उसके बाद में प्लानिंग भी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे हम करेंगे स्टाफिंग। ये हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का एक्सटेंशन काम करते हैं। मतलब कि और
आगे की तरफ चलते हैं। एक तरीके से स्टाफिंग जो है हमारा ऑल अबाउट है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में जितने आदमी की, जितने वर्कर की यहाँ पे ज़रूरत है एक्चुअल में, उन सभी को यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना, मतलब कि उन सभी के बारे में जान लेना कि एक्चुअल में हमें इस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने वर्कर चाहिए, और साथ साथ में है उसको अवेलेबल भी करवाना। कि ये नहीं कि, क्योंकि देखो ये हमारा प्लानिंग तो है नहीं जहाँ पर हम सिर्फ प्लान करके रख देंगे, यहाँ पर हमें अपने काम को एक्शन में लेके आना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने काम को एक्शन में लेके आएंगे, हम ये देखेंगे कितने आदमी की ज़रूरत है और इन सभी को यहाँ पर लेके आएंगे। हाँ, और इसके साथ में जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसको कंसीडर किया जाता है एक एसेट्स के रूप में। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आदमी है, मतलब कि जो वर्कर है, उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है इस फंक्शन का, मतलब कि इस थर्ड लेवल का जो हम पढ़ रहे हैं अभी स्टाफिंग के बारे में, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये रहता है कि टू प्लेस द राइट पीपल एट द राइट जॉब, एक सही जॉब पर एक उसके लाइक पर्सन की व्यवस्था करना, ताकि हमारा जो काम है बिल्कुल राइट टाइम पे कंप्लीट हो सके। क्योंकि एक जॉब पर अगर उस जॉब के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को हम वहाँ पे जॉब पे रखेंगे तो वो अपने काम को सही तरीके से एक टाइम के अंदर कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारे स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि अपने जॉब के अकॉर्डिंग व्यक्ति की व्यवस्था करना। और इसके साथ में ही इसके काफ़ी सारे अलग एक्टिविटीज़ भी इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट का काम हो गया, कि जितने भी व्यक्ति है उसको टाइम टू टाइम कंपनी में लेके आना, उनका सिलेक्शन करना, उनका प्लेसमेंट करना, उनको टाइम के हिसाब से ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, ताकि जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका डेवलपमेंट हो सके, एक स्किलफुल पर्सन बन सके। अब यहाँ पर देखो आपको एक डाउट हो सकता है, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज है उन सभी को अवेलेबल करना। जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ पर जितने भी वर्कर रहते हैं, जितने भी रिसोर्सेज है, लाइक मनी हो गया, मटेरियल हो गया, इन सभी की व्यवस्था की जाती है। और साथ साथ ही आपने ये देखा कि स्टाफिंग के अंदर भी व्यक्ति की व्यवस्था की जाती है। तो दोनों में मैं आपको क्लियर कर दूँ इस कॉन्सेप्ट को, कि यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइजिंग में तो ये देखा जाता है कि जिस भी रिसोर्सेज के हमें ज़रूरत है एक्चुअल में उनकी व्यवस्था करना, लेकिन स्टाफिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जितने वर्कर की हमें ज़रूरत है उसको एक तरीके से रियलिटी में उसके जॉब पे रखना, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ अवेलेबल करना, मतलब कि उन सभी की व्यवस्था करना। हम देख लेंगे किस तरीके से हमें कौन से रिसोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं, लेकिन स्टाफिंग के अंदर एक तरीके से एक्शन ही किया जाता है, एक काम ही किया जाता है, जहाँ पर एक जॉब पर एक सही व्यक्ति की अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है, अच्छे तरीके से समझना। कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न लगे आप कमेंट कर लेना, मैं आपको वहीं पर अच्छे तरीके से, और मतलब जो भी आपका डाउट रहेगा मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिंग। यहाँ पर क्या किया जाता है, डायरेक्टिंग इज ऑल अबाउट कीपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मोटिवेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने अपने जो भी गोल्स बना रखे, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव को सेट किया था कि हमें अपने कंपनी के अंदर ये सारे ऑब्जेक्टिव है, ये सारे गोल है जो कि हमें अचीव करने हैं। तो देखो ये सारे जो अचीव करेंगे, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, ये भी तो यही काम करते हैं, लेकिन जो डायरेक्टिंग का काम है वो एक तरीके से ये है कि हम क्या करेंगे, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, जो हमारे वर्कर है उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे, ताकि वो एक डायरेक्शन में चले, अपने काम को टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहें। क्योंकि हर एक व्यक्ति को टाइम टू टाइम मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन उनका मौद्रिक हो सकता है, अमौद्रिक हो सकता है, लेकिन उनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन चाहिए। ये क्या करेगा, रिक्वायर करेगा काफ़ी सारे सुपरविज़न को, और साथ साथ ही एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ को रिक्वायरमेंट रहते हैं, रिक्वायर करता है, मतलब कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कंसिस्ट करता है। तो ये था हमारे डायरेक्टिंग के अंदर, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको यहाँ पे एक डायरेक्शन में लेके चलते हुए चलना, और टाइम टू टाइम उनको मोटिवेटिंग करना। इसके साथ में ही डायरेक्टिंग के अंदर हम ये भी एक तरीके से अनुमान लगाते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं कि
कि जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी क्या आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनको मोटिवेट करना है, चाहे उनको हम मनी दे के करें या उनकी एक अमौद्रिक होता है जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर हम किसी भी वर्कर को मोटिवेट रुपए या उनकी सैलरी बढ़ा के ना दे के हम वहाँ पर उनको क्या करते हैं, मान लो उनको एक ऊंचा पोस्ट दे दे, उनको उनके काम में जितने अधिकार, जितने मतलब कि अथॉरिटी उनको मिल रखी थी पहले, उससे ज़्यादा उनको अधिकार दे देना, ये सारे हमारे आ जाते हैं अमौद्रिक में। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से मोटिवेट हो सकता है, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करना, ताकि हमारा जो भी गोल्स है वो एक ड्राइव में चल सके, एक पूरा डायरेक्शन में चल सके। तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है हमारे लीडरशिप को, हमारे मोटिवेशन को, हमारे इंसेंटिव्स को, जो भी प्लान के अकॉर्डिंग है, और इस तरीके से चलता रहता है। और इसके बाद में लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग का मतलब हो गया नियंत्रण करना। ये हमारा सबसे लास्ट काम होता है हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि सारे काम जो है 1 बाय 1 साइकिल में चलते रहते हैं, सर्कल में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है हमारा एक टाइम के अंदर, क्या वो हमारे स्टैंडर्ड जो हमने बनाया था एक काम का, कि जो स्टार्टिंग में हम बना के सेट किया था हमने प्लानिंग में, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमारे कंट्रोलिंग के अंदर मेज़र किया जाता है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो देखो प्लानिंग के अंदर हमने जिन भी चीज़ों को सेट किया था, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे कि प्लानिंग के अंदर कंपनी ने ये सोचा कि हमें 1 मंथ के अंदर, मान लो किसी भी प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मान लो उसके आपको 100 पीस उनको 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है किसी भी प्रोडक्ट का। तो हमने प्लानिंग के अंदर तो ये मान लिया कि 100 पीस उनको बनाना है, लेकिन कंट्रोलिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि 1 महीने के बाद, 1 मंथ के बाद, क्या कंपनी 100 पीस को बना पाए या नहीं बना पाए। तो 100 पीस जो हमने स्टार्टिंग में प्लान बनाया था वो कहलाएगा हमारा स्टैंडर्ड, और एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब हो गया कि जो 1 महीने के बाद एक्चुअल में उन्होंने बनाया। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 98 पीस बनाए लेकिन उनका टारगेट था 100 का, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने 2 पीस कम बना दिए। तो एक तरीके से उन्होंने अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। लेकिन वही अगर उन्होंने 1 महीने के अंदर 100 से ज़्यादा पीस बना दिए तो एक तरीके से उन्होंने अपने काम को और बेहतर तरीके से कर लिया, अपने आउटकम्स को और ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने अचीव कर लिया। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग के अंदर इस चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है कि हमारा जो भी प्लानिंग था उसके अंडर अकॉर्डिंग हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो पाया या नहीं हो पाया। इसके साथ में जब कंपैरिजन कर लिया जाता है तो यहाँ पर आता है डेविएशन। इसका मतलब ये हो गया अंतर हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि 100 पीस उन्होंने सेट किया था अपने प्लानिंग के अंदर, अगर 98 बनाया तो एक तरीके से वो कमी हो गया। तो देखो ये जो डेविएशन है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब आपने 100 से ज़्यादा पीस को बना दे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर कंपनी ने प्लानिंग में बनाया था कि उनको 100 पीस बनाना है 1 महीने के अंदर, लेकिन कंपनी ने बना दी 105, 106, इस तरीके से कंपनी ने बना दिया, तो वो हो गया उनका पॉजिटिव डेविएशन। अगर कंपनी ने 100 से कम बना दिया, लाइक 97, 98, तो इस तरीके से वो हो जाएगा उनका नेगेटिव डेविएशन। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग के अंदर इस चीज़ को कंपैरिजन किया जाता है कि कंपनी ने एक्चुअल में क्या अचीव किया अपने जो भी प्लानिंग का टाइम था उसके बाद में। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को हम क्या कहते हैं? इंटर रिलेटेड होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम जो भी काम को कंप्लीट करते हैं एक तरीके से प्रोवाइड करता है बेस हमारे प्लानिंग के अंदर, ताकि हमारा जो काम है बिल्कुल नेक्स्ट सर्कल के अकॉर्डिंग चल पाए। जैसे 1 बाय 1 सारे काम को कंप्लीट करना है तो कंट्रोलिंग में हम यही देखते हैं, इन 1 साइकिल प्रोवाइड द बेस फॉर प्लानिंग इन द नेक्स्ट सर्कल। जैसे एक काम कंप्लीट होगा वैसे दूसरा स्टार्ट होगा, इस तरीके से 1 बाय 1 सर्कल में चलते रहेंगे। तो ये पूरा था हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स है, अपने आप में ही एक प्रोसेस है। लेकिन ये जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, और यही कहलाता है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि प्लानिंग कर लिया जाएगा तो ऑर्गेनाइजिंग में प्लानिंग के बेस पे ही काम किया जाएगा। जब ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, स्टाफिंग का काम स्टार्ट होगा, तो स्टाफिंग के अंदर ऑर्गेनाइजिंग में जो भी हमने सोचा था, समझा था प्लानिंग में, उनके अकॉर्डिंग स्टाफिंग किया जाएगा। फिर
डायरेक्टिंग में पिछला काम देखा जाएगा, और कंट्रोलिंग में सारा पीछे का बैक में जो भी काम रहेगा लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इनको देखते हुए कंट्रोलिंग का काम किया जाएगा। तो ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हो जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन के तौर पर क्यों माना जाता है, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। बट आज के इस क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया, और थोड़ी सी यहाँ पर मुझे हेल्थ इशू है, इस वजह से यहाँ पर आपको वॉइस इशू भी लग सकता है। तो बस आज के इस क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं। फर्दर कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ में ही इफ़ देयर इज़ एनी डाउट इन द क्लास टिल नाउ, मतलब कि अभी तक की क्लास में अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है देन यू मस्ट टेल इन द कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो हमारी फर्स्ट क्लास है, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं आपको तैयार करके दूंगी, लेकिन सभी प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको सभी कॉन्सेप्ट आने चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसलिए आप सब कुछ समझते हुए चलना। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे साथ साथ ही पूछते रहना और अपने डाउट को क्लियर करते हुए चलना। इसके साथ में इफ़ यू वांट PDF ऑफ दिस क्लास देन यू गो टू आवर टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पे ही शेयर करूँगी। तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके इस PDF को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द क्लास देन डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।